नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने आसपास का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। जी हां, यही निवेदन है। समय थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कठिन है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है अपना और अपने परिवार का। तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, बेवजह कहीं आना जाना ना करें। अगर ज़रूरी है तो दोहरा मास्क यानी डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ज़्यादा कड़ाई से पालन करें। यही चीज़ें हैं जो आपको बचा पाएंगी। और अगर आप वैक्सीनेशन अब तक अपना नहीं करा पाए हैं तो जल्दी से स्लॉट बुक कीजिए और खुद को वैक्सीनेट कीजिए। और इसीलिए हम भी प्रॉपर्टी गुरु के अब ये एपिसोड्स आपको लेकर आ रहे हैं घर के सुरक्षा घेरे के अंदर से। जी हाँ, मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ और हम स्वागत करेंगे आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु आशीष महाजन साहब का, जो कि को फाउंडर है प्रॉप स्टोरी के। वो भी अपने घर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि क्योंकि आप हमें बंगलुरु से ज्वाइन करते हैं और इस समय कर्नाटक और खासतौर पे बंगलुरु में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हिफाजत से है और आप पूरी तरह से और आपका परिवार ठीक है, स्वस्थ है और घर में है। जी विपिन जी, थैंकफुली काफ़ी कोविड केसेस हुए हमारे घर में, लेकिन अभी सब रिकवर कर गए। और जैसे आप जो सुरक्षा के जो नियम हैं और आजकल जो रेकमेंडेड है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वही हम भी एडवाइस कर रहे हैं सबको कि वैसे भी लॉकडाउन है, कहाँ जाएगा कोई, और वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इनफैक्ट हमारी पिछले एपिसोड में भी हमने ये बात कवर करी थी कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अगले 1-2 महीने चैलेंजिंग रहेंगे देश के लिए। राइट, तो ये बिल्कुल है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रिकवरी मोड में है वो भी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। वहाँ पर भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और बाकी बातें तो हम सब जानते ही हैं, बस उसे इम्प्लीमेंट करना है। आशीष जी, अब जैसा आपने कहा कि 1-2 महीने काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो डेफिनेटली सारे उद्योग धंधों पर भी इसका असर आएगा। इस वक्त उनकी बात इसलिए ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि दूसरे हालात ही इतने कठिन हैं, लेकिन आप कैसा देख रहे हो खासतौर पर रियल एस्टेट पर इस तरह इन सब परिस्थितियों का क्या इम्पैक्ट लग रहा है? रियल एस्टेट की बात तो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन इनिशियली हुए तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल रोक दी गई थी, जो इस साल ऐसा नहीं किया गया। दूसरा, प्रोजेक्ट्स पे आप जाएंगे तो आपको मतलब कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखेगी, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि एक जो डेवलपर होता है जब वो रेजिडेंशियल साइड पे होता है उसके कैश फ्लोज कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस से लिंक्ड होते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन जारी रहती है तो उसको बैंक की तरफ से या कस्टमर की तरफ से पेमेंट्स आती रहती हैं। ठीक है, अभी थोड़ा टफ टाइम है तो पेमेंट्स आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन पिछला 1 साल रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छा गया है और उसके कारण जो कैश फ्लो पोजीशन है डेवलपर्स की, जिनसे हम बात करते हैं, लिस्टेड कंपनीज है, वो बहुत बेटर है पिछले कई सालों के मुकाबले। और इसी कारण हमारा ये मानना है कि रियल एस्टेट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 महीने की दिक्कत है, उसके बाद वापस मार्केट खुलेगी। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सैफुल्ला खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपको लंबा इंतजार कराया, उसके लिए माफी चाहेंगे और उम्मीद करते हैं सब कुछ घर पे खैरियत से होगा। साथ में अपना सवाल भी बताएं। जी नमस्ते सर, मैं काफी मतलब पिछले 2-3 साल से मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देख रहा हूँ और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है और बहुत ही इससे इंफॉर्मेशन मिलती है प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ लिया जाए, कैसे लिया जाए, या फिर कौन सा मार्केट अभी चल रहा है। तो इसमें आपके प्रोग्राम से जो मालूमात मिलती है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है और बहुत से डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होती है, ये क्लियर हो जाता है। तो सर, मेरा सवाल पहले ये था कि मैं पूना में प्रॉपर्टी, जी सर थैंक यू, मेरा सवाल ये था कि मैं पूना में एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, जो कि ऐसा कहा जाता है कि पूना का जो न्यू एयरपोर्ट है वो सासवड़ की तरफ आ रहा है। तो उंदरी वगैरह ये जो साइड है जो पूना से कोंडवा से उंदरी तरफ जाती है, वहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लेना है जो कि एयरपोर्ट से नजदीक होगा फ्यूचर में, इन केस अगर वहाँ पे एयरपोर्ट बनता है। तो इसके बारे में थोड़ा मुझे चाहिए कि वहाँ पे कैसा लेना कैसा रहेगा और प्राइस रेंज क्या होगी। वैसे मेरा जो टारगेट है वो 50-55 लाख तक का है, जो मैं 2 या 3 BHK लेना चाहता हूँ उस एरिया में। जैसे पुणे में, जैसे आज तक मैंने देखा कि आपने आज तक जो भी रिकमेंड की है वो हिंजवड़े, ये जो जहाँ पे कंप्यूटर हब है, IT हब है, वहाँ पे ज्यादा रिकमेंड करते हैं। राइट, तो उंदरी की तरफ कैसा रहेगा लेना, और इसका फ्यूचर में
नहीं, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि आप लग भी रहा है कि आप रेगुलर हमारा शो देख रहे हैं और आपका एक इनसाइट भी है पुणे को लेकर। आशीष जी से पूछते हैं। आशीष जी, तो अब ये एक दूसरी साइड पर, जिसपे सही बात है हम कम रिकमेंडेशन देते हैं, उधर की आमतौर पे बात होती तो हिंजेवाड़ी टुवर्ड्स मुंबई वाले साइड की ज्यादा होती है। तो अब ये जो नया एयरपोर्ट है उस तरफ उंदरी, और तो क्या 50 से 55 लाख के बजट में क्या खान साहब को कुछ बढ़िया प्रॉपर्टी मिलेगी जो इनको रहने के लिए तो बढ़िया हो ही, और आगे चल के इन्हें एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिले? जी विपिन जी, जो एयरपोर्ट है वो तो आना ही है पुणे में, पर आप देखते ही हैं हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ डिलेज बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होती हैं हमारे देश में। तो दे हैव टू बी, मतलब उनके लिए वो ओपन माइंड होना जरूरी है कि इसमें ये इस तरफ अगर एयरपोर्ट के चलते उस पे बेट लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम भी उस हिसाब से होना चाहिए, 7 8 10 साल का। जब एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी एयरपोर्ट की तरफ ही मूव करती है, और ये हर शहर में देखा गया है, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो या बैंगलोर, हैदराबाद हो, कि ओवर टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी एयरपोर्ट की डायरेक्शन में मूव करती है। और पुणे का जो करंट एयरपोर्ट है वो काफी कैपेसिटी उसकी टाइट रहती है, बिकॉज वो एयर डिफेंस के साथ शेयर किया जाता है, एयरफोर्स के साथ शेयर किया जाता है। तो उंदरी की जो मार्केट है वो साउथ पुणे में पड़ती है। एज सच कोई आईटी पार्क्स इमीडिएट कैचमेंट में तो नहीं आते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ जो ओल्ड सिटी है पुणे की, उसके साथ उंदरी की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। कुछ अच्छे मॉल्स वगैरह वहां ऑपरेट करते हैं। तो 60 लाख 50 टू 60 लाख के बजट में वहाँ गोदरेज, वीटीपी, न्याती, इन सब के कुछ रेडी प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और उंदरी ऑन इट्स ओन अच्छी एक मार्केट माना जाता है, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से काफी कुछ अवेलेबल है। बाकी उंदरी से जो ये एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, उंदरी से कतरज की तरफ एक रोड आती है, उस रोड पे पिसोली करके एक लोकेशन पड़ती है, वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन की तरह आप बोल सकते हो, जहाँ 60 लाख 50 से 60 लाख में 3 BHK भी मिल सकता है। तो ये उंदरी, पिसोली, कातरज, ये लोकेशंस आ जाती हैं जहाँ पे और आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। और पुणे के कई डेवलपर्स हैं जो नामी गिरामी है, जिनके इस बेल्ट में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये हुआ खान साहब के लिए सलाह। आशीष जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि जो हमने पहले सप्लाई साइड की बात की कि इस बार ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे खान साहब ही हैं तो हमें लग रहा है कि डिमांड साइड पर भी लोग सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी इस समय जो देश का माहौल है, जितनी अफरा तफरी है और जितनी चिंताएं हैं मौजूदा अभी जो एक डेढ़ महीने से, और अभी शायद 1-1.5 महीने ऐसा माहौल और रहे, तो क्या इसका कोई लोकल इम्पैक्ट आप आते हुए देखते हैं? मसलन अगले क्वार्टर में हम देखें कि सेल्स उस तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि अभी लोगों का दिमाग इन सब चीज़ों पर उस तरीके से नहीं जा रहा होगा, ज़्यादातर लोगों का, जैसे आमतौर पर एक आपके पास पीस ऑफ माइंड रहता है और फिर आप ये बड़ा डिसीजन लेने का सोचते हैं। जी विपिन जी, ये तो हो गई इमीडिएट बात की, अगले 15 दिन, 20 दिन या 45 दिन, ठीक है। इन्हें लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 साल 10 साल के हिसाब से सोचेंगे तो ये 2 महीने का पीरियड होगा, जो एक लल पीरियड रहेगा, जिसमें कोई समझी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। ऐसे पीरियड में भी कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं और कुछ डील्स को स्ट्राइक करते हैं। पर जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि लास्ट ईयर कोविड के बाद रियल एस्टेट के लिए तो एक तरह से ब्लेसिंग की तरह हुआ, क्योंकि डिमांड, हाउसिंग की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी, और मार्केट में जो रेडी और नियर रेडी थे, नियर पोजेशन के जो घर हैं, आप कोई भी शहर पकड़ लीजिए, वो मार्केट से चले गए। तो हम जो बहुत, और ये डिबेट मेरी कई लोगों से होती है, जो हम बार बार ये पढ़ते रहते हैं कि देश के अंदर कुछ 5 से 8 लाख यूनिट अभी सप्लाई साइड पे अवेलेबल हैं या होंगे, ये बहुत ही गलत फिगर है। बिकॉज इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कभी शायद डिलीवर ही नहीं होंगे, जैसे नोएडा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बॉम्बे का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट ये प्रोजेक्ट्स हैं जो NCLT में है, रेरा के अंदर इनके कई लिटिगेशन चल, ये प्रोजेक्ट शायद कभी बनेंगे नहीं। जब आप इस तरह की सप्लाई को हटा देंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जो डिपेंडेबल सप्लाई है मार्केट में घरों की, वो एक्चुअली बहुत लिमिटेड हो चुकी है। फिर दूसरी चीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी तेज रही, अगर हम एक क्वार्टर को हटा देते अगले 3 क्वार्टर में, जिसके कारण लोगों की इनकम्स वगैरह जो अर्बन एरियाज में है वो बढ़ी, स्पेशली IT सेक्टर में, और सर्विसेज, बाकी सर्विसेज सेक्टर का हम कह सकते हैं कि हाँ, होटल, टूरिज्म वगैरह को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, लेकिन ऑटोज, ऑल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको काफी बेनिफिट हुआ, लोगों की इनकम्स बढ़ी पिछले साल में। अब जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को आ रहा है कि एक तो रेडी की डिमांड बहुत ज्यादा है, और जो रेडी इतना ज्यादा अवेलेबल है नहीं, और दूसरा आ जाता है कि लोगों को अब बड़े घर चाहिए, हर एक को वर्क फ्रॉम होम है, हम
हम आज आपसे बात कर रहे हैं, आप भी अपने घर से, हम भी अपने घर से, हर कोई कह रहा है कि मुझे एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए, तो 2 BHK वाला 3 का सोच रहा है, 3 BHK वाला शायद 4 का सोच रहा है। तो एक अपग्रेड की डिमांड है, और जिसके लिए लोग पैसा निकालने को तैयार हैं, लोन लेने को तैयार हैं, क्योंकि इनकम्स उनकी अभी इंटैक्ट है। और यही जो अगला जो ट्रेंड है वो यही है कि 2+, 3+, इस तरह के हाउसेस या हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड काफी तेज रहेगी, और डेवलपर्स को भी प्लानिंग में ये आई एम श्योर वो कर ही रहे होंगे, और करना ही पड़ेगा कि लोगों को एक बड़ा घर चाहिए जिसमें वो एक छोटा सा ऑफिस या स्टडी रूम एक्स्ट्रा होना चाहिए उसके अंदर। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और इक्वेशंस रियल एस्टेट मार्केट की समझने जानने की कोशिश करेंगे। आपके सवाल भी लेते रहेंगे। थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष महाजन जी हमारे साथ बने हुए हैं, और हम दोनों ही घर से आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो यही निवेदन, आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए फटाफट आगे बढ़ाते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। आप एक ईमेल लेते हैं, और यह है अक्षित अग्रवाल साहब का। आप पूछते हैं कि एनसीआर में एक रिहायशी प्रॉपर्टी आपको लेनी है और रेंटल इनकम कमाने का भी आप मन रखते हैं। 50 से 60 लाख का बजट है, 2 या 3 BHK जो भी आपको मिल जाए इस बजट में। आप नोएडा में देख रहे हैं, गुरुग्राम भी आपकी नज़र में है। हालांकि 2 विपरीत ये सिरे हैं एनसीआर के, लेकिन हाँ यही सबसे ज़्यादा डिमांड में भी रहते हैं। तो आशीष जी क्या सलाह देंगे हम अक्षित जी को? 50 से 60 लाख का बजट रखते हैं, नोएडा भी उनकी नज़र में है, गुरुग्राम भी उनकी नज़र में है। इस बजट में कहाँ उनको एक बेहतरीन प्रॉपर्टी मिलेगी? जी विपिन जी, जब ये दोनों ही सिटीज के लिए ओपन है, तो एक चीज तो जो फैक्ट ये है कि गुड़गांव वर्सेस नोएडा में अफोर्डेबिलिटी ज्यादा आती है। 50 से 60 लाख के घर मिलना नोएडा में आसान हो जाते हैं। मैं कोर नोएडा तो नहीं बोलूंगा, ये ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, उसी जगह पे इनको 50 to 60 लाख की में सप्लाई कुछ मिलेगी। एंड नोएडा अगर कोई आए तो वहाँ का जो इंफ्रा है, रोड और मेट्रो को जब देखा जाता है तो गुड़गांव से कई गुना अच्छा है। इसी कारण वहाँ की रेंटल मार्केट इस तरह के अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा ही है। रेंट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो देखिए एनसीआर में 2-2.5% से ज्यादा रेंटल नहीं मिल पाता है, पर कई बार ये जो अफोर्डेबल कैटेगरी आती है, लो टिकट कैटेगरी, इसमें फिर भी आपको थोड़ा 0.5% एडिशनल मिल सकता है। गुड़गांव में अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली इस तरह के घर तो मिलते नहीं है, पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर कुछ यहाँ पे सोसाइटीज तैयार हो चुकी हैं जिनमें इनको सेकेंडरी सेल में 40-42 लाख का घर मिल जाएगा, जहाँ का एक्चुअली रेंटल इनकम हमने कैलकुलेट किया वो 3-3.5% तक भी हो जाता है। और वो सारा खेल है शॉर्टेज का, कि गुड़गांव में इस तरह की सप्लाई है नहीं, तो जो अब सप्लाई है वो सारी टेकन अप है। आप हैरान हो जाएंगे जब यहाँ के कुछ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, जिस तरह की गाड़ियां देखने को मिलती हैं, फुल ऑक्यूपाइड प्रोजेक्ट्स हैं। तो क्योंकि शॉर्टेज है तो आप ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो नोएडा वर्सेस गुड़गांव का यही डिफरेंस है, 40 to 50 लाख या 50 to 60 लाख की कैटेगरी में आप डिसीजन ले सकते हैं। नोएडा में थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, और गुड़गांव में सिर्फ एक तरह की कैटेगरी में ये घर मिलेंगे, वो है अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम है। मिलिंद साहब बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए हम क्या मदद करें आपकी, विस्तार से अपना सवाल बताएं। हाँ जी नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि कोविड में आप और हमारे सारे पैनलिस्ट जो वहाँ पर है वो सारे सेफ और सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल, और यही आशा आपके लिए भी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। जी सर बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं मिल गई, आप भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। तो मेरा सवाल ये था कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन पुणे और मुंबई मार्केट। एक्चुअली आई एम कंसिडरिंग बोथ दिस मार्केट बिकॉज आई एम लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट ओनली, and I am considering projects by Shapoorji Pallonji Group. They are developing a property at Joyville in Hinjewadi in Pune location. And secondly, जो दूसरा उनका प्रोजेक्ट है वो जॉयविले ही करके है, विरार में है। Plus actually I would also like to add one more property, Godrej Hillside in Mahalunge. So which will be a better option for investment? I have a investment horizon of 7 to 8 years. बहुत बढ़िया। चलिए प्रोजेक्ट भी अच्छे चुने, शहर भी अच्छे चुने, काफी कुछ काम तो आपने कर लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर इनका सवाल कि एक तो दोनों शहरों में ही इन्होंने शाहपुरजी पालन जी के 2 प्रोजेक्ट चुने जो एक ही नाम से, बस शहर अलग अलग हैं। और दूसरा मालूंगे में, इस प्रॉपर्टी की बात हम कई बार करते भी हैं गोदरेज के लिए, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सवाल आते हैं इसको लेकर। लेकिन अब इन तीनों में सही क्या रहेगा? 7 से 8 साल का इनका होराइजन है।
जी विपिन जी, एक तो इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी अच्छा है, काफी लंबा होराइजन है, जिसमें किसी भी एसेट में जो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। जॉयविले जो है वो शाहपुर जी पालम जी का बजट कैटेगरी ऑफ हाउसेस की एक सेपरेट कंपनी है, उसका नाम जॉयविले है। उनका जो विरार का प्रोजेक्ट है उसमें सर्टेन फेज अभी कंप्लीट भी हो गए हैं। तो विरार एज ए लोकेशन आप जो समझते हैं कि मुंबई से सटकर है, मुंबई के सबर्ब्स में आ जाता है, रेलवे कनेक्टिविटी है, अफोर्डेबिलिटी के कारण वहाँ पे काफ़ी लोग मूव करते हैं, क्योंकि मेन सिटी में या बोरीवली या कई सारे बॉम्बे के सबब है, वहाँ पे आप इस तरह की रियल एस्टेट नहीं अफोर्ड कर सकते। तो डिमांड के हिसाब से विरार तो कहीं गलत हो नहीं सकता कोई भी, क्योंकि चाहे इस विरार में रह के तो आप सिर्फ ये है कि बॉम्बे की कनेक्टिविटी आप बना के रखते हैं, और जितनी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, जैसे बुलेट ट्रेन और तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नेटवर्क वगैरह इंप्रूव होते हैं, तो इन सब का बेनिफिट विरार को डेफिनेटली आता है। फिर आ जाती है हिंजेवाड़ी की बात। अगेन एरिया जो पुणे की रियल एस्टेट का एक तरह से बेलवेदर जिसे बोलते हैं, मतलब कि एक तरह से स्मारक है कि सबसे बड़ा आईटी पार्क है, और मुंबई से कनेक्टिविटी हाईवे के थ्रू काफ़ी अच्छी रहती है। बहुत सारे बॉम्बे के लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ये भी हैं जो सोच रहे हैं बॉम्बे से पूना में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ जाएंगे तो आपका गलत हो जाना, स्पेशली बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में गलत हो जाना, तो बहुत ही अनलाइकली है। काफी फेयर कंपनी है शाहपुर जी पालम जी, ट्रस्टवर्दी ग्रुप है। सिमिलरली गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं, गोदरेज हिलसाइड, यहाँ पे इनको थोड़ा बड़ा यूनिट मिल सकता है लाइक टू लाइक कॉस्ट में, बिकॉज महालुंगे एक तरह से हिंजेवाड़ी का सबअर्ब है। एक नाला बोल लीजिए, रिवर बोल लीजिए, उसके अक्रॉस वो पड़ता है। वहां से एक पुल की कनेक्टिविटी के थ्रू आप हिंजेवाड़ी आ जाएंगे। काफी बड़ी टाउनशिप के अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो बेनिफिट डेफिनेटली टाउनशिप का बेनिफिट आ जाता है, और थोड़ा बड़ा घर मिल जाएगा। तो इन सब में डिसीजन यही हो सकता है। मतलब पूना, हिंजेवाड़ी वेस्ट पूना में काफी सारे डिमांड ड्राइवर्स हैं कि आईटी हब है और लोग दूर नहीं रहना चाहते, वहीं आसपास ही रहना चाहेंगे, तो इनको रेंटल या एप्रिसिएशन की कोई इशू नहीं होगा। एंड सेकेंडली कि एक अच्छे डेवलपर के साथ ये सोच रहे हैं, अब इनको ये चूज करना चाहिए कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी को आसानी से मैनेज या मॉनिटर कर सकता हूँ। कि अगर वो बॉम्बे में रहता है तो विरार मैनेज करना आसान हो जाता है। मैनेज मतलब रेंटल एग्रीमेंट साइन करना या उसको कभी कभी चेकआउट करना, वर्सेस पुणे, अगर वो पुणे आना जाना रहता है उनका तो वो भी ठीक रहता है। अदरवाइज फॉर ए लॉन्ग पीरियड आप घर को बंद नहीं रख सकते। तो ये कंसिडरेशन वो ले सकते हैं बीच में। अदरवाइज इन दोनों ही लोकेशन में ऐसा एक विनर बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो फटाफट एक और ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल और कुछ और जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। तो आप हैं अंतिम सेगमेंट में, फटाफट एक सवाल ले लेते हैं आशीष जी से, उसका जवाब भी। फरहान शमसी साहब का ये सवाल है, ईमेल पे हमारे पास है। 1.5 करोड़ के बजट में भिवंडी या फिर ठाणे, यानी कि मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात है, वहां पर आपको एक 3 BHK लेना है। कल्याण में टाटा का आमंत्रा आपने देखा है और महिंद्रा हैप्पीनेस भी आपने देखा है। लोडा, अपर ठाणे और गोदरेज उपवन में से कहाँ निवेश करें? तो सर आई थिंक बजट तो इनका बहुत बेहतरीन है। 1.5 करोड़ में तो काफ़ी कुछ जिन इलाकों की बात कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी आ सकती है, और 3-4 प्रोजेक्ट्स इन्होंने देखे हैं। बेस्ट कौन सा रहेगा? जी विपिन जी, जैसे आपने बताया कि 1.5 करोड़ का जो बजट है उसमें उनको कल्याण तो शायद देखना ही नहीं चाहिए। अगर अनलेस एंड अनटिल उनको ऐसा हो कि मुझे कल्याण या थोड़ा दूर रहना है थाने से भी, तो कल्याण में तो उनको 1.5 करोड़ में काफी बड़ा एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। टाटा, महिंद्रा, ये सब तो जो आप प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं काफी बजट सेगमेंट में चले जाते हैं, तो इनके तो कई मल्टीपल यूनिट्स को ये बना कंबाइन कर सकते हैं आराम से। बात ये आ जाती है कि कल्याण अच्छा है कि थाने अच्छा है। थाने इज डेफिनेटली एक अपने में एक बहुत बड़ी शहर बन चुकी है, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बॉम्बे के आसपास रहने वाले या साउथ बॉम्बे में काम करने वाले लोग भी थाने में रहते हैं। कल्याण बजट तो सेगमेंट में चला जाता है, लेकिन थोड़ा सा शहर से और दूर हो जाता है, और काफी कुछ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चालू है, मेट्रो का या कुछ एक्सप्रेस वेज वगैरह का, कुछ नए ट्रांस हार्बर लिंक्स का। तो इन सब का बेनिफिट कल्याण को आएगा ही। अदरवाइज 1.5 करोड़ के बजट में, और अगर उनको एक कंफर्टेबल लाइफ के हिसाब से कि सब सहूलियतें आसपास हों, एक अच्छे
सोसाइटी में वो रहे, तो शायद वो थाने के कुछ एरियाज में देख सकते हैं, थोड़ा घोड़बंदर रोड में आगे की तरफ, या फिर कोलशेट, माजीवाड़ा, ये सब जो एरियाज आ जाते हैं घोड़बंदर रोड के आसपास, इधर इनको कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे लोधा है, कलपतरू है, इन सब के कुछ प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली कुछ यूनिट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि कल्याण में वो एक बड़ा यूनिट आराम से उनको मिल जाएगा, या कुछ जोड़ी फ्लैट जिसे बोला जाता है बॉम्बे में, इन सब प्रोजेक्ट्स जिनके नाम लिखे हैं उनमें उनको उस तरह के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। राइट, तो शमसी साहब कोई दिक्कत नहीं है, बजट आप बढ़िया रख रहे हैं, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और जैसा महाजन साहब कह रहे हैं कि अगर अब कोई कल्याण की मजबूरी नहीं है तो आप तो इवन जाके ठाणे में आपको बेहतरीन प्रोजेक्ट्स इस बजट के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, क्योंकि समय समाप्त हो गया है इसलिए और लंबा इसको वाइंड अप नहीं करते हैं, और जाने से पहले हम आशीष जी का धन्यवाद कहेंगे कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और साथ ही रियल एस्टेट पर इतनी बड़ी चर्चा की। और सर, अपना ध्यान रखिए, और अपने परिवार का भी यही होगी गुजारिश आपसे भी और सभी दर्शकों से भी कि आप भी अपना पूरा ख्याल रखें। थोड़ा कठिन वक्त है लेकिन निकलेगा ज़रूर, और उसके बाद एक अच्छा वक्त आना ही आना है, लेकिन तब तक हम सबको ध्यान रखना है। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। pg@moneycontrol.com, आपको याद है, आप उस पर सवाल हमें बेधड़क भेजिए, और ये वक्त है, अगर आप घर पे हैं तो आपके लिए शायद सोचने विचारने और अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है घर खरीदने के, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त होगा, तो बड़े बड़े मेल्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी सभी समस्याओं के सारे सवालों के जवाब देंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।